मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको कसरत के साथ हिकमत दे। देखो राफा वाला जान। ओके, तो आज जो है बाइबल स्टडी जो है आपको, जैसे आपको पता है, डीप बाइबल स्टडी होती है। मगर मज़े की बात ये होती है कि अक्सर ये जो डीप बाइबल स्टडी होती है इसमें बाइबल की वर्सेस जो है वो कोट नहीं की जाती। ये देखो वर्सेस सब कोट करते हैं। राफा जो है वो बताती है कि किंगडम लाइफस्टाइल क्या है। जो बाइबल मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसमें जो सिखाया जा रहा है वो असल में उसको जीना कैसे है और मतलब उसके कानून क्या है। तो वर्सेस से ज़्यादा जो है कानूनों पे फोकस किया जाता है, क्योंकि वर्सेस हर कोई पढ़ सकता है और सबके पास रूल कुदस, सबको रूल कुदस दिया गया है। अगर आप डीप जाओ तो वो आपको मतलब भी बता देगा। आमीन। तो वर्सेस आप घर पे पढ़ सकते हैं, राफा में आप बादशाही के कानून सीखने आए हैं। आमीन। ओके, तो आज जो हम सीखेंगे वो है काइंड ऑफ एटीट्यूड या माइंडसेट और लाइफस्टाइल जो कि खुदावन के साथ चलने के लिए, या खुदावन जो है एक मसीही से, या एक मतलब जो बादशाही का बशिंदा है, बादशाही का जो सिटीजन है, किंगडम सिटीजन है, उससे रिक्वायर करता है। मतलब द माइंडसेट, एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल रिक्वायर्ड टू वॉक इन द किंगडम ऑफ गॉड। मतलब खुदावन की बादशाही में चलने के लिए और खुदावन के साथ आगे तक बढ़ने के लिए या शुरुआत करने के लिए जो माइंडसेट या एटीट्यूड या लाइफस्टाइल रिक्वायर्ड है वो हम सीखेंगे। ये बहुत मतलब मैं ब्रीफली डिस्कशन करूंगा जो कि हमारी चैट थी। मैं बताऊंगा ये कम कलाम मैंने कैसे शुरू किया और मतलब कहाँ से आया। तो असल में हुआ ये कि ये पिछले साल का वाक़या है। जैसे ब्रदर सलमान और नुमान को पता होगा, हम पंजाब जा रहे थे इनके गांव में। हम लोग ना, हम उससे पहले, इनके गांव जाने से पहले हमने 3 दिन दुआ में बैठना था। 3 दिन कंसिस्टेंटली दुआ में बैठना था, एक के बाद एक अगले दिन। तो बहुत चैलेंजेस आए सब उस्ताद को, और हमें पता है बहुत चैलेंजेस आए। और इवन ये था कि दुआ रोकी गई बहुत से डिफरेंट तरीक़ों से। एक्सीडेंट्स के थ्रू, एक्सीडेंट भी होने वाला था। इवन मतलब बहुत सी और भी वजूहत की वजह से दुआ रुक सकती थी, बट हम नहीं रुके। लेकिन जब लास्ट डे था, जिस दिन लास्ट डे था, हमारा 3rd डे था प्रेयर का, तो उस वक्त हम लोग खाना खा रहे थे। डैडी की जो चाची हैं, चाची क्रिस्टीना, उन्होंने बिरयानी बनाई थी बड़ी मज़े की। तो हम वो खा रहे थे और डैडी के कमरे में बैठे हुए थे। तो हम वो खाते खाते ना, डैडी ने एक पॉइंट छेड़ा और उससे बात अब हमने आगे बढ़ाई। तो वो बात थी सिविलियन वर्सेस मिलिटेंट्स। मतलब एक शहरी और एक जो मिलिटेंट है, जो कि मिलिट्री का बंदा है, उसमें क्या फ़र्क है। तो इससे बात शुरू हुई सिविलियन वर्सेस मिलिटेंट। तो आज का जो कलाम होगा वो होगा सिविलियन और मिलिटेंट। मैं बहुत ब्रीफली आपको बताऊंगा कि एक सिविलियन और एक मिलिटेंट में क्या फ़र्क होता है, दोनों के मतलब क्या एरियाज फ़र्क होते हैं, क्या चीज़ें दोनों को अलग बनाती हैं। तो वहीं से डैडी ने ये एक वॉइस छोड़ी मुझे कि ये एक सिविलियन, और ताकि वो जो हमारी बात थी वो हम भूल ना जाए, क्योंकि अगले दिन हमें ट्रैवल करना था। तो डैडी ने वॉइस छोड़ के मेरे पास रिकॉर्ड भेज दिया। तो मैंने जो है ये एक मैसेज प्रिपेयर किया था उस कुछ देर बाद कि सिविलियन और मिलिटेंट में क्या फ़र्क होता है, एक शहरी और एक फौज के बंदे में क्या फ़र्क होता है। तो आपको पता है जैसे कि उस्ताद जो है अपने मैसेजेस में बहुत ब्रीफली, बहुत मतलब उस्ताद ने बहुत दफ़ा अपने मैसेजेस में, और उस्ताद की जो तालीम है उसमें आपने सुना होगा कि खुदावंद, जैसे रिसेंटली अभी उस्ताद ने मैसेज दिया था, उसमें उस्ताद ने एक टर्म बोली कि खुदावंद जो है एक वर्स्ट चीज़ जो सबसे बदतर किसी शख्स के साथ कर सकता है वो ये है कि उसको ईजी लाइफस्टाइल दे। द वर्स्ट थिंग, या खुदावंद पनिश करे या जज करे, अदालत करे किसी की, या सबसे बदतर चीज अगर खुदावंद किसी को के साथ कर सकता है वो है कि उसको वो इजी लाइफ दे, आसान जिंदगी जिसमें मुश्किलात नहीं है। एक आसान जिंदगी जिसको आप लग्जरी में बसर करो और उसके बाद मर के आप वेरेवर, जहाँ की आपकी जो जो आपने खुदावंद की मतलब बादशाही में फल बोया होगा वो आप काटोगे। सो मैंने लिखा देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल। एक मुल्क के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं, गवर्नमेंट को छोड़ के। जो हुकूमत है, हुकूमत के बाद 2 तरह के लोग होते हैं। एक हुकूमत है, हुकूमत के अंडर जो है 2 तरह के लोग होते हैं जो कि एक मुल्क में रह रहे होते हैं।
या सर्व कर रहे होते हैं, उस मुल्क के अंदर डिवेल करते हैं। एक होता है सिविलियन और एक होता है मिलिटेंट। मिलिटेंट बोलते हैं जो आर्मी का बंदा जो कि फौज से ताल्लुक रखता है, फौज का कोई भी बंदा होगा वो मिलिटेंट कहलाता है। और सिविलियन मतलब आम शहरी, जिसको कॉमनर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, कॉमनर्स। कॉमनर्स वर्सेस मिलिटेंट्स। ओके, तो हम देखते हैं कि ये इनमें डिफरेंस क्या है। ये जो दो कैटेगरीज हैं लोगों की, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, और ये डिफरेंस ही आपको बताएगा कि खुदावंद आपसे कैसा लाइफस्टाइल और एटीट्यूड और माइंडसेट रिक्वायर करता है कि आप उसके साथ खड़े रह सको। चलना, चलना देखो, खड़े रहना, देखो एक लाइन लगी होती है ना। फॉर एग्जाम्पल आप KFC जाओ, KFC में अक्सर जो है वो लंबी लाइन होती है, आप खड़े रहते हो। चलना जो है, चल आप जब खड़े रहते हो तो आपकी टांगे दर्द होती है, और कुछ लोग जो है वो वहां से निकल जाते हैं क्यू से कि बहुत देर लग रही है, तो इट इज डिफिकल्ट टू स्टैंड। तो खुदावन के साथ खड़े रहना के लिए क्या लाइफस्टाइल और क्या माइंडसेट रिक्वायर्ड है, तो हम देखेंगे 5 पॉइंट्स। सो पहला पॉइंट है देयर वे ऑफ लाइफस्टाइल, मतलब जो मिलिटेंट है और जो शहरी है, आम शहरी, जैसे हम सब पाकिस्तान के आम शहरी है और एक हमारी फौज है, उनके लोग और जो आम शहरी होते हैं उनमें उनके लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क होता है। उनका लाइफस्टाइल फ़र्क होता है। जो शहरी है वो उसकी फैमिली होती है, वो एवरी डे वो अपनी काम पे जाएगा और वापस आके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा। मगर मिलिट्री के बंदे के पास ये वक्त टाइम नहीं होता। मिलिट्री का बंदा डिपेंड करता है, और उसका जो पैशन उस डिपेंड करता है वो उसका क्या रैंक है और वो कहाँ खड़ा है, कहाँ का ओहदा दिया गया उसको, और किस जगह पे उसको अनायत की है, अपॉइंट की है, वो वहां पे सर्व करेगा। जो भी उसको काम दिया गया वो ऑर्डर फॉलो करता है। मगर जो आम शहरी है उसको ऑर्डर की कोई परवाह नहीं है, वो फ्री विल बंदा है, जो मर्जी करे। मगर मिलिट्री का बंदा ऐसा नहीं कर सकता। तो पहला है उनका लाइफस्टाइल, रहन सहन अलग होता है, डिफरेंट है। फिर है देयर ट्रेनिंग, उनका जो उनकी तालीम और उनकी जो ट्रेनिंग है वो डिफरेंट होती है। एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन जो है वो मिलिट्री और सिविलियन की भले सेम हो, जैसे जो ज़्यादातर लोग मैट्रिक करते हैं या O लेवल्स करते हैं, A लेवल्स करते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एजुकेशन मतलब O लेवल्स या A लेवल्स या इंटर के बाद या मैट्रिक के बाद मिलिट्री ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो इनरोल हो जाते हैं। तो उनकी बेसिक एजुकेशन भले सेम हो मगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। मतलब जो सिविलियन है वो भले इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या कोई भी प्रोफेशन चूज करेगा, मगर जो मिलिट्री का बंदा है उसके पास एक ही प्रोफेशन होता है, उसने जो है वो जंग करनी है, और वो चुना ही जंग के लिए गया है, जंग के लिए या बचाने के लिए। एक तरह से जो सिविलियन या मिलिटेंट है वो रिडीमर्स होते हैं, वो कौम की हिफाजत करते हैं और वो कौम को बचाते हैं खतरे से। तो उनका काम ही खतरे का काम होता है, और उनकी ट्रेनिंग उसी के लिहाज से होती है। इसके बरक्स अगर आप देखो, सिविलियंस जो आम शहरी होते हैं उनको वैसी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ना उनको लगा होगा। अगर आप उनको मेहनत करवाओ तो वो एक दिन करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। आमीन। उसके बाद तीसरी चीज मेरी फेवरेट, और ये है स्पीच और वोकैबुलरी। देखो जो मिलिट्री का बंदा है वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा जो एक आम शहरी करता है। आप उसकी भाषा से जान लोगे कि ये मिलिट्री का बंदा है, भले वो वर्दी में ना हो, बट हिज वर्ड्स विल टेल यू कि वो कहां से आ रहा है। लाइकवाइज जो सिविलियंस है वो आम लफ्ज, ये जो भी भाषा होगी मुल्क की, वो इस्तेमाल करेंगे। मगर जो मिलिट्री के लोग होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ वोकैबुलरी होती है। जो मिलिट्री के लोग हैं वो आम भाषा भी जानते हैं, और वो अपनी जो जंग की और जो मतलब उस जो आर्मी की जबान है वो भी जानते हैं। उनके स्पेसिफिक टर्म वोकैबुलरी होती है, वो आम लोगों वाली जबान नहीं बोलेंगे। आमीन। चौथी चीज, उनकी एसोसिएशंस, देयर एसोसिएशंस आर डिफरेंट। जो मिलिटेंट्स हैं, जो मिलिट्री के लोग हैं, उनकी एसोसिएशंस ऊंचे लोगों से होती है। अब इसके बरक्स सिविलियंस जो हैं वो कॉमनर्स के साथ मिलते जुलते हैं, उनकी एसोसिएशंस जो है
ज़्यादा क्या होगी, फ्रेंड सर्कल, फैमिली, रिलेटिव्स, बस। मगर जो मिलिट्री के लोग होते हैं उनकी हाई लेवल के लोगों से एसोसिएशंस होती है। इनको बोलते हैं द इलीट्स, ELITE, इलीट्स, ऊंचे लोग, हायर अथॉरिटीज। फिर पांचवा डिफरेंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनका माइंडसेट, उनका दिमाग डिफरेंट होता है और उनकी जो जिम्मेदारियां वो डिफरेंट होती है। एक जो सिविलियन है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपना ख्याल रखे और अपनी फैमिली का, और बहुत, और उसके मतलब बच्चे वो जो भी है। मगर जो मिलिट्री का बंदा है उसके पास ये टाइम नहीं होता, उसकी जिम्मेदारी यही है कि उसने जंग करनी है, उसने जंग करनी है और उसने मुल्क को बचाना है। ये जो सारे मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये सब मैं लाऊंगा आगे कि खुदावंद आपसे क्या रिक्वायर करता है। आमीन। तो जो मिलिट्री का बंदा है उसका माइंड ये होता है, उसका माइंड होता है कि मैंने जंग करनी है, उसका माइंड जंग पे लगा हुआ है, और उसका माइंड है कि मैं भले कुछ भी खतरा आ जाए, मैंने हटना नहीं है, मैंने हारना नहीं है, मैंने रुकना नहीं है, वो आगे बढ़ेगा अपने गोल की तरफ। और उसका गोल क्या है, जंग करना और मुल्क को बचाना जहां नीड हो। मगर जो सिविलियन है उसका ये माइंड नहीं होता, उसका माइंड होता है फैमिली या सेल्फ ग्रोथ। या अब ऐसा नहीं है कि जो मिलिट्री के लोग हैं ये सेल्फ ग्रोथ पे काम नहीं करते, तो बताऊंगा ये मिलिट्री के लोग क्या करते हो। तो उसका माइंड होगा सेल्फ ग्रोथ, फैमिली ग्रोथ या पॉपुलैरिटी ग्रोथ। सॉरी, ओके। सो अब मैंने बताया कि जो 5 पॉइंट्स मैंने बताया ये सारे खुदावंद की बादशाही से कैसे अलाइन करते हैं, मैं ये बताऊंगा। तो पहला है वो है लाइफस्टाइल। सिविलियंस जो हैं वो नॉर्मल और इजी फ्री स्टाइल लाइफ गुजारते हैं। उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है अपनी फैमिली की या उनकी अपनी। अगर वो गैर शादीशुदा है तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करे, डेवलपमेंट पे काम करे। अगर उसकी फैमिली है तो वो उस फैमिली की ग्रोथ पे काम करेगा। मगर जो मिलिटेंट्स हैं उनकी हार्ड, रिस्की और ज्यादातर लोनली लाइफ होती है। तो अकेला बॉर्डर पे खड़ा रहेगा भले उसके साथ कोई ना हो। हार्ड, रिस्की, लोनली, और वो अकाउंटेबल होता है। अकाउंटेबल का मतलब उसने जवाब देना है किसको, अपनी जबान को। उसने एक ओथ लिया होता है। जब आप मिलिट्री में एनरोल होते हो आपसे ओथ लिया जाता है, आपसे ऐद लिया जाता है कि तुम जो भी करोगे तुम मतलब मुल्क की सेवा करोगे। तो वो अपनी जबान का अकाउंटेबल है कि मैंने जो जबान दी है मुझे उस पर पूरा उतरना है। हालांकि सिविलियंस है नॉर्मली उनका कोई ओथ नहीं होता। जनरली देखो तो उनके ऊपर कोई उनको उन्होंने कोई ओथ नहीं लिया हुआ ऐसा कि हमें कुछ करना है। तो लाइकवाइज जो खुदावंद है, खुदावंद के लोग होते हैं, हम जो हैं हम आम शहरी नहीं है, हम अहद के लोग हैं। वी आर पीपल ऑफ द कवेनेंट। हमारे साथ मल्टीपल कवेनेंट्स जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जो है वो इब्राहिम का, और उसके बाद मल्टीपल और कवेनेंट्स हैं जो कि खुदावन के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। इस पर पूरी मैं आगे टीचिंग दूंगा कवेनेंट के ऊपर। मगर जो सबसे पावरफुल अहद जिसके जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो है ब्लड ऑफ जीसस। हम खुदावन के खून के अहद में जुड़े हुए हैं। तो हम आम शहरी नहीं है, वी आर किंगडम पीपल। तो हम मिलिटेंट्स हैं। जो बादशाही में आता है वो उसके साथ अहद है। और देखो अहद जो है वो बहुत, अहद मजाक नहीं है। कलाम में लिखा है कि जो अहद तोड़ता है उसकी सजा मौत है। मतलब ब्लड जो है वो कवेनेंट की वो है, सजा है। कि जो अगर दो बंदों के बीच में अहद है, कवेनेंट जो है वो हमेशा दो पार्टीज के बीच में होता है, और अगर उनमें से कोई एक भी पार्टी वो अहद तोड़ दे तो मौत है। लाइकवाइज जैसे अगर एक मियाँ बीवी उनका रिश्ता है, तो अगर उनमें से कोई एक भी अनफेथफुल हो जाए तो वो रिश्ता टूट जाएगा, मतलब रिश्ते की मौत हो गई, एसोसिएशन की मौत हो गई। तो लाइकवाइज तो कवेनेंट मजाक नहीं है। तो हम अहद के लोग हैं। हम लोग जो हैं हमारी जिंदगी जो है वो रिस्की है हर दिन। मिलिट्री के लोग की तरह, मिलिट्री के लोग रिस्क में होते हैं। वो बॉर्डर पे खड़ा होता है कभी भी उड़ सकता है। सिविलियन का मसला नहीं है, वो आराम से घूम रहा है शहर में, शॉपिंग कर रहा है। मगर जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, जरूरी नहीं है वो बॉर्डर पे खड़ा हो, वो किसी ओहदे पे होगा, उसके सर पे जिम्मेदारी है, उसने डिसीजन लेना है, स्ट्रेटजीज बनानी है। उसके जहन में जो है हायर थॉट्स हैं कि मैं कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ।
मगर जो सिविलियन है उसके पास कोई प्लान नहीं होता। प्लान होगा भी तो सेल्फ डेवलपमेंट या जिम्मेदारियों का। ओके, फिर है एजुकेशन और ट्रेनिंग। जो मिलिटेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग हार्ड होती है और हार्श होती है, सख्त होती है, और उनका दिमाग ट्रेन किया जाता है उस सख्त ट्रेनिंग के साथ कि आपने जो है वो जंग करनी है, और जंग के लिए जो है उनको सख्त बनाया जाता है, ना कि सिर्फ जिस्म में बल्कि दिमाग में। उनके माइंड्स एक तरह से प्रोग्राम किए जाते हैं कि तुमने ये करना है, तुम्हारा ये काम है, तुमने जंग करनी है, तुमने जो है मुश्किलात सहनी है, भले कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटना। तो आपको याद होगा एक वाकया, एक रिकॉर्डेड वाकया है कि अमेरिकन जो सोल्जर्स थे उन्होंने अफगानिस्तान में एक जाइंट को मारा था। ये रिसेंट वाकया है, इसी स्मॉल 21st सेंचुरी का। एक जाइंट था तकरीबन 11 फुट से ऊंचा, वो रिकॉर्डेड वीडियो है, उसके पिक्स क्लिप्स हैं। तो उन्होंने उस जाइंट को मारा था। तो जाइंट को मारना आसान नहीं है। तो मतलब जो मिलिट्री के लोग हैं उनकी ट्रेनिंग हार्ड होती है, उनको सिखाया जाता है स्ट्रेटजीज कि अपने से जो जोरावर है उसे कैसे गिराना है, हिकमत के साथ। आमीन। लाइकवाइज तो हम जो बादशाही के लोग हैं, जो हम मिलिटेंट्स हैं, हम खुदावन की बादशाही के मिलिट्री के लोग हैं, तो हमारी भी ट्रेनिंग हार्ड है। इसीलिए बोलते हैं कि राफा में कानून सख्त है। देखो, अगर आपको खुदावन के साथ चलना है तो सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। एवरी डे इज नॉट ईजी। हर दिन जो है आसान नहीं होगा, मुश्किलात आएंगी, सहना पड़ेगा। इसीलिए तालीम जो है वो सख्त है बादशाही में। सो थर्ड चीज, स्पीच एंड वोकैबुलरी। देखो, जो मिलिटेंट्स हैं, मिलिटेंट्स जो है वो कॉमनर्स की जबान जानते हैं, क्योंकि वो कॉमनर्स में से ही निकल के मिलिट्री में आए हैं, तो वो जबान जानते हैं उनकी। मगर उनकी अपनी भाषा है, उनकी अपनी स्पीच होती है, उनकी अपनी वोकैबुलरी होती है, जो कि हुकूमत की जबान है। तो जो कॉमनर्स हैं वो मिलिट्री की जबान नहीं जानते। एक मिलिट्री के लोग दो आपस में बात कर रहे हो तो जो कॉमनर गुजर रहा होगा उसको समझ नहीं आएगी, मगर जो मिलिट्री के लोग हैं उनको कॉमनर की जबान समझ आएगी, क्योंकि वो एनालिसिस पे काम करते हैं। वो खड़े खड़े बंदे का स्कैन कर लेते हैं। जो अगर आप देखो ना रेंजर्स को, उनकी मतलब जब वो जाते हैं पेट्रोल पे, पेट्रोल का मतलब है वो जब जाते हैं निगहबानी करने रात को, तो उनकी उनकी जो मतलब उनको तो तालीम दी जाती है, उनकी तरबियत जो है वैसी होती है कि वो बंदे को खड़े खड़े स्कैन कर लेती है कि कौन गलत है, और वो वहीं पे जाके उसको पकड़ लेंगे। एक आम शहरी ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी तालीम ऐसे नहीं है। तो जो मिलिटेंट्स हैं, जो मिलिट्री के लोग हैं, फौज के लोग, उनकी जो स्पीच है, उनकी जो भाषा होगी, वोकैबुलरी होगी, लिस्ट ऑफ उनकी जो जो जखीरा होगा लफ्जों का, वो बहुत वास्ट होगा और उनको पता होगा। क्योंकि जो मिलिटेंट्स होते हैं यूजुअली इनको मल्टीपल एरियाज में ट्रेनिंग दी जाती है। साइंस में, जियोग्राफी में, एयर, वाटर, लैंड, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें इनको तालीम दी जाती है। तो ये मल्टीपल जो डिसिप्लिन्स हैं साइंस के, उसमें उसको जानते हैं, क्योंकि इनका वास्ता होता है हर चीज़ों से। भले बाद में जाके आप स्पेशलाइज करो, एयरफोर्स में जाओ या वाटर में जाओ, मगर बेसिक लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे उनको हर चीज़ की तालीम दी जाती है। फिर तीसरी चीज़ थी एसोसिएशंस। तो जो मिलिट्री के लोग होते हैं इनकी, मैंने बताया, एसोसिएशंस जो है वो हायर अथॉरिटीज के साथ होती है। हायर अथॉरिटीज के साथ होती है जिनको एलीट वंस बोलते हैं। एलीट वंस, ऊंचे लोग। मैंने बोल लिखा है कि फ्लाइज विद हॉक्स। जो मिलिटेंट्स हैं, दे फ्लाई विद हॉक्स एंड ईगल्स, स्विम्स विद द व्हेल्स एंड शार्क्स, रन्स विद टाइगर्स एंड ईगल्स, लायंस। तो जो मिलिट्री के लोग हैं ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ उठते बैठते हैं, ये बिजनेसमैन के साथ मीटिंग्स करते हैं, और इवन ये खुद बिजनेसमैन होते हैं। और आपको पता है जो सबसे बड़ी सीरियल बोलते हैं, जो अनाज होता है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है वो फौजी फाउंडेशन है, फौजी सीरियल्स। तो ये मिलिट्री आर्मी की कंपनी है। तो जो मिलिट्री के लोग होते हैं ये बिजनेसमैन होते हैं। इसके अलावा तो ये इनकी एसोसिएशंस जो हैं वो एलीट्स के साथ होती है, ऊंचे लोग, बिजनेसमैन हो गए।
पॉलिटिशियंस हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, मगर जो कॉमनर्स हैं उनकी जो एसोसिएशन है वो मिलते जुलते सिर्फ आम लोगों के साथ है। ऑफिस के लोग हो, कोलीग्स हो गए, फैमिली फ्रेंड्स, या मतलब उनका सर्कल जो है वो लिमिटेड होता है। मगर जो मिलिटेंट्स हैं वो हायर अथॉरिटीज को एक्सेस कर सकते हैं। फिर लास्ट है माइंडसेट। जो हुकूमत के लोग होते हैं तो उनका जो माइंड होता है वो हुकूमत का होता है। जो मिलिट्री के लोग होते हैं वो उनको ट्रेन किया जाता है कि वो रूल करें और डिफीट करें हर उस चीज को जो उनके रास्ते में आएगी। मगर सिविलियंस जो है वो चैलेंजेस एस्केप करते हैं। सिविलियंस यूजुअली आसान रास्ता चुनेंगे और चैलेंजेस को एस्केप करने की कोशिश करेंगे कि मुश्किल रास्ता आसान हो जाए। तो लाइकवाइज मैं जो बता रहा हूँ कि एसोसिएशंस, तो जो बादशाही के लोग हैं, जो बादशाही के हम फौजी हैं, हमारी एसोसिएशन जो है बाप बेटा रुलकुद उसके साथ है। ये वो तीन लोग हैं जो कि हुकूमत करते हैं आसमानों के आसमानों पे। तो जो इलीट्स के भी इलीट्स हैं, जो उनके साथ हमारी एसोसिएशन है। हम बाप बेटा रुलकुद से मिलने का हमारे पास एक्सेस है। उसके अलावा जो हमारी एसोसिएशन है वो उसके खुदावन के जनरल्स के साथ हैं, जो आर्कएंजल्स हैं उनके साथ हैं। ये हायर अथॉरिटीज़ हैं जो कि इस ज़मीनी रेल में नहीं, आसमानी रेल में हुकूमत करती है। तो हम मिलिटेंट्स हैं आसमानी रेल के। ज़मीन पे हमें हुकूमत दी गई है। तो लाइकवाइज हमारा जो माइंडसेट है वो रूल करने का होना चाहिए। लेकिन उस्ताद ने मैसेज भी दिया था, रूल कि हाँ आप कैसे हुकूमत करते हो, रूलरशिप के ऊपर उस्ताद ने मैसेज भी दिया था। तो सिविलियंस यूजुअली मैंने बताया कि सिविलियंस जो है वो आम लोग होंगे और उनकी एसोसिएशन इतनी खास नहीं होंगी। बहुत गिने चुने होंगे सिविलियंस जो कि मिलिट्री का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि यूजुअली सिविलियंस से ही मिलिट्री वाले चुने जाते हैं। तो माइंडसेट, जो मिलिटेंट्स का माइंडसेट, हम जो हुकूमत वाले, हमारा माइंड होना चाहिए हुकूमत करने का, रूल करने का, और हर वो चीज़ जो हमारे रास्ते में आएगी, हमारा गोल है जो आपने से हमारा रूल गोल है हुकूमत करना, तो जो हमारे रास्ते में आएगी हम उसे गिरा देंगे ताकि हम उस पर हुकूमत कर सके। आमीन। सो अब मैं बताऊंगा कुछ आपको मोर डिफरेंसेस डिटेल में, एक सिविलियन और मिलिटेंट क्या करता है, मजा आएगा। ओके सो राइट देखो, तो देखो हमारी जबान भी अलग है, हम हायर लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। मैंने बताया स्पीच, जो गैर जुबानें हैं इनकी मल्टीपल लेवल्स हैं और रेल्म्स हैं। हर लफ्ज जितनी दफा रिपीट करोगे उसका अलग मीनिंग है। तो हम हायर 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 मतलब जबानें ज्यादा जानते हैं जमीन से, तो देयरफॉर हम क्या है, मिलिटेंट्स हैं। वी आर कॉल्ड एज किंगडम वॉरियर्स। मैं बता रहा हूं कि एक सिविलियन जो है वो जीता है। सिविलियन की जीने का मकसद क्या होता है? सिविलियन के जीने का मकसद होता है he lives to protect, provide and preserve his self and his family। वो जीता है सिक्योरिटी के अंदर कि मैं सिक्योर रहूं, खतरे से खाली रहूं। वो जीता है कि वो प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, प्रिजर्व कर सके और प्रोवाइड कर सके अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए। मगर जो मिलिटेंट होता है, मिलिट्री का बंदा है, वो जीता है प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि सिक्योरिटी के लिए। वो ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो वो जीता ही सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और बचाने के लिए अपनी नेशन को, और इवन अगर जान भी देनी पड़ी तो वो देगा अपनी नेशन को बचाने के लिए। फिर मैंने लिखा है मिलिटेंट्स जो है, आप देखोगे कि अगर आर्मी की गाड़ी आ रही हो या कोई भी मतलब किसी भी लेवल की मतलब जो फोर्सेस है उनकी गाड़ी आ रही हो, वो आम लोगों को मुंह नहीं लगाएंगे, और जहां वो गाड़ी आएगी आम लोग वहां से हट जाएंगे। क्यों? हुकूमत है, भरम है। तो मिलिटेंट्स जो है would not talk to civilians, rather talk to military guys only। वो आपस में बात करेंगे, सिविलियन से बात नहीं करेंगे। हाँ कोई मसला हो वहां पे वो
अगर छानबीन करने आया हूँ, सर्च करने आया हूँ कुछ, तब वो मकसद के थ्रू बात करेंगे। वो मतलब है कि वो बेमकसद बात नहीं करते। तो लाइकवाइज जो हम हुकूमत वाले लोग हैं, हम मजहबियों को मुंह नहीं लगाते। देखो हमारी इसीलिए जो हुकूमत की ज़बान है वो डिफरेंट है। एक चर्च के पादरी की ज़बान और आप बादशाही के किसी भी छोटे से छोटे बच्चे को ले लो, वो अलग आपको डिफरेंस मिल जाएगा जब वो बोलेगा। डिफरेंस है ज़बान में, तो इसलिए हम तो लहजा थोड़ा सख्त है बादशाही का, इसीलिए कानून सख्त है। और बादशाही इसीलिए जो रसूल थे, जब उन्होंने बोला तो वो उनको मारा गया। क्यों? क्योंकि उनका लहजा सख्त था, लोगों को पसंद नहीं आया उनका कलाम। मिलिटेंट्स, मैंने बताया कि जो मिलिटेंट्स हैं वो आम शहरियों से बात नहीं करते। लाइकवाइज जो हम बादशाही के लोग हैं और बादशाही के वॉरियर्स हैं, आम शहरी मतलब जो मजहबी है या दुनियावी हैं, वी डोंट मिंगल विद देम। हाँ, आप जाओ, आप होगे उनके साथ ज़रूर, मगर आपका माइंड और आपकी ज़बान उनके साथ नहीं मिलेगी। आपकी ज़बान अलग होगी। वो गालियाँ दे रहे होंगे, बट यू कीप योर माउथ प्रिजर्व। तो भले जो कुछ भी कर रहे होंगे, मगर आप उनके गंद में शामिल नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आप बादशाही से भेजे गए हो। आमेन। सो फिर आगे मैंने लिखा है मिलिटेंट्स डोंट लिव विद द फैमिली। ये बहुत मजे की बात। देखो जो मिलिटेंट्स हैं वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते, रादर अलोन, बॉर्डर्स के ऊपर या जहाँ भी उनको रिहाइश दी गई है या जहाँ भी उनको रखा है वहाँ रहेंगे। हाँ, उनकी फैमिली होगी, वो फैमिली भी, अगर फैमिली भी मिलिट्री का पार्ट है तो वो फैमिली भी साथ होगी, मगर यूजुअली जो ज़्यादा वक्त होता है उनका वो फैमिली के साथ नहीं होता। वो बॉर्डर पे होता है या अपने काम, वो मतलब उनका काम जो होता है हुकूमत में होता है ज़्यादा वक्त, या जंग में होगा या जहाँ भी उनको इनायत किया गया है। मगर जो सिविलियन है उसके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तो वो ज़्यादा वक्त अपना फैमिली के साथ गुजार सकता है। मैं सिखाना ये चाह रहा हूँ कि जो देखो जो मिलिट्री की, जो बादशाही का फर्जंद है, जो बादशाही का भेजा हुआ है, और जो बादशाही का क्या कहते हैं, जो बादशाही का वॉरियर है या एक बंदा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता उसके इर्द गिर्द लोग हैं या नहीं। उसको सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि उसके अंदर रूल कुदस है, ही नोज जीसस, और उसकी जो दोस्ती है, और वो उठता बैठता है बाप के साथ। दैट्स इट। तो उसको लोगों की परवाह नहीं होती। अगर उसको भेजा गया है तो वो ये नहीं देखेगा कि मेरे साथ कोई चल रहा है या नहीं चल रहा, वो अकेला भी चला जाएगा। डैडी अक्सर बोलते हैं हाँ हम सब भी चले जाएं, वो फिर भी बाप की मर्जी पूरी करेगा। जीसस ने बोला रसूलों को कि तुम सब भी चले जाओ, तब भी मैं अकेला बाप की मर्जी पूरी कर लूंगा। तो ही didn't need people, rather we need the Lord, the Lord doesn't need you। तो खुदावन का माइंडसेट रखो कि अगर कोई नहीं चल रहा तो तभी तुम जाओगे खुदावन के लिए। Amen। So the militants don't live with family, ये मैंने बता दिया। The civilians, अब ये the civilians, ये बहुत मजे की बात है। The civilians meet all the members of their family and they get offended if you don't meet them। देखो अगर रिश्तेदारों से नहीं मिलो ना, उनके घर अगर आप एक हफ्ता या काफ़ी देर ना जाओ, तो जब आप जाओगे तो वो बुरा मान जाएंगे कि तुसी आए। मैं आपसे सच कहता हूँ, हुकूमत में ऐसा नहीं होता। एक ऑफिसर और एक जो लोअर लेवल का ऑफिसर है और एक जो रैंक्ड ऑफिसर है, वो आपस में बहुत कम मिलते होंगे, और कोई बुरा नहीं मनाता कि तुम मुझसे मिला नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मेरी मेरी जो कॉल है वो यहाँ पे, उसको पता है कि मेरा काम यहाँ पे है, ऑफिसर का काम वहाँ पे है। वो ना भी मिले तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उनके अंदर इमोशंस नहीं होते हमारे लोगों जैसे। और ख़ास तौर पे हम जो और लड़कियाँ हैं, सॉरी, उनके अंदर ये होता है कि तुम मुझसे मिली नहीं, आई मीन सीरियसली। और फिर होता है कि जिसकी आपसे यारी है, कि आप जिससे आप अच्छी बनती है, और एक बंदा है उससे आपकी नहीं बनती, आप उसके साथ बैठना पसंद नहीं करोगे कि नहीं जिससे मेरी बनती है मैं उसके साथ बैठूंगी। और जब वो बंदा नहीं हो गया तो आप बेचैन हो गए। मगर हुकूमत में ऐसा नहीं होता। तो लड़कियों, तब्दील करो अपने आप को, भले आपकी किसी के साथ बनती हो ना हो, खुदावन ने भेजा, जाना पड़ेगा। लाइकवाइज, और खुदावन जानबूझ के आपको ऐसे लोगों में डालेगा जिनसे आपकी हटती हो, जिनसे आप मतलब बुरा लगे। जाहिर सी बात है, खुदावन ने आपको तोड़ना है, पकड़ तोड़ना है। तो लाइकवाइज, तो इसीलिए हुकूमत में ऐसा नहीं होता
बंदा अकेला काफ़ी है, इसलिए वी आर इंडिपेंडेंट। हुकूमत का बंदा इंडिपेंडेंट है, भले उसके साथ कोई चला। हाँ, खुदावन एसोसिएशन भेज करता है, ऐड करता है लोगों को, साथ भेजता है, ग्रुप ऐड करता है, मगर उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो बंदा अगर अकेला भी जाए तो वो मतलब हार जाएगा। तो जहां खुदावन ने आपको मतलब है कि अपना माइंड जो है वो हम वो बनाएं कि हम आपस में काम कर सकें। जो हुकूमत के लोग होते हैं वो आपस में ऑफेंड नहीं होते, अगर वो ऑफेंड हो जाए तो आर्मी टूट जाएगी। यहाँ पे खानदान नाराज होके खानदान टूट जाते हैं, मगर हुकूमत नहीं टूटती। क्यों? और जो बंदा ऑफेंड होता है उसे निकाल दिया जाता है। जो ऑफेंड होता है, ऑफेंस जो है बगावत को पैदा करती है। तो जो बंदा नाराज होता है ना, नाराजगी नहीं होती आर्मी में। आप देखोगे कोई ऑफिसर किसी से नाराज होगा उसको थप्पड़ मार के निकाल देंगे, ये नाराजगी नहीं है। तो लाइक वाइज बादशाह, अगर बादशाही का माइंड रखना है तो नाराजगी हटा दो। मैं सिखा रहा हूँ कि जो फैमिली मेंबर्स है वो नाराज हो जाते हैं अगर आप उनसे ना मिलो, और अगर आप जब मिलने जाओ। मगर बादशाही के अंदर देखो, हर किसी से को बाप मुंह नहीं लगाता। यू विल सी ओनली फ्यू पीपल्स, या बहुत कम लोग होंगे, ऐसा नहीं है, मगर बाप जो है हर किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाता। तो लाइक वाइज तो आप अब नाराज नहीं हो जाएंगे कि बाप मुझे चेहरा नहीं दिखा रहा। वो बादशाह है, दिखाए ना दिखाए उसकी मर्जी। तो आप नाराज नहीं हो सकते कि मैंने दुआ की खुदावंद आया नहीं। वो बादशाह है, उसकी मर्जी, वो आना है। तो लाइक वाइज हमें जो है हमने माइंड सेट रखना है कि जो बोला गया उतना करना है। तो हमारा काम है जो बोला गया है उतना करना है, तो बुरा नहीं मानना। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि हुकूमत के लोग बुरा नहीं मानते। तो इन द किंगडम मिलिट्री यू डोंट गेट टू सी द किंग। बादशाही के अंदर बहुत कम लोग होते हैं, या मिलिट्री के अंदर बहुत कम लोग होते हैं जो जनरल से, जो हायर आर्मी चीफ जो होता है, जो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, हर कोई उससे नहीं मिल सकता। कुछ गिनी चुनी कैटेगरी है जो मिलती है, और जो बॉर्डर पे खड़ा है वो आके नहीं जनरल के रूम में घुस जाएगा, उसको निकाल देंगे। और ऐसे पे तो शूट एट ऑर्डर का होता है कि जो भी देखो उसको गोली मार दो, क्योंकि वो जनरल है। आर्मी चीफ के कमरे में नहीं घुस सकते आप। तो लाइक वाइज तो वो लोग मतलब है उनके अंदर ऑफेंस नहीं होता। तो जो हुकूमत के लोग हैं वो बुरा नहीं मानते, ये मैम। और उनको बुरा तब लगता है जब मजहब आए, देखो मजहब पे अटती है। ओके, सो हमारे पास आगे है रहील या राखांदी जहन दराही खेदाबाश। जो मिलिट्री के लोग हैं वो अकेले जा सकते हैं। मिलिट्री कैन गो अलोन एंड गो विद स्ट्रेटजी। मतलब एक जो जंग का ग्रुप होता है उनको भेजा जाता है, उनके साथ एक ऑफिसर अनायत कर दिया जाएगा जो स्ट्रेटजी बताएगा, और वो अकेले जाएंगे और वो जंग जीत के आ जाएंगे। मगर अगर आपने कहा शॉपिंग का प्लान है और आपकी दोस्तें आपके साथ नहीं चल रही, तो फिर समझ जाओ लड़कियां बुरा मान जाती हैं कि तू मेरे साथ चली नहीं, और फिर वो पूरा हफ्ता उससे बात नहीं करेगी कि तू मेरे साथ चली नहीं। खैर, इस पे उस्ताद ऑलरेडी बहुत कलाम दे चुके हैं। The militants are strong-minded people. They are trained under hardships and rigorous training, while the civilians mostly get relatively easy and no pain training. मतलब है कि जो मिलिट्री के लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं, वो मतलब सख्त जहन होता है, और उनकी जो ट्रेनिंग है हार्डशिप और रिगरस, मतलब सख्त सख्त ट्रेनिंग होती है उनकी, मेहनत वाली। मगर जो सिविलियंस हैं, मैंने बताया कि वो इतनी मतलब उनकी हार्ड कोई ट्रेनिंग नहीं होती, बल्कि ट्रेनिंग होती नहीं है, वो ज़्यादातर इजी लाइफस्टाइल गुजारते हैं। तो इसीलिए जो हुकूमत में जब आप बादशाही में आते हो तो आपको कानून सिखाए जाते हैं। वो जो कानून है वो ट्रेनिंग है। आपको प्रेयर्स, आपको तालीम दी जाएगी कि दुआ कैसे करनी है, खुदावन के साथ कैसे बात करनी है, खुदावन से कैसे मिलना है। तो ये ट्रेनिंग्स होती हैं और ये मुश्किल होती हैं, आसान नहीं होती, इसमें जिस्म मरता है। तो जो बादशाही के लोग हैं उनको जिस्म मारना पड़ता है, जैसे मिलिट्री के लोग जो है अपनी ट्रेनिंग में मारते हैं, वो जो है मुल्क को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मगर हम जो है हमें रूहें बचानी है, वो जिस्म बचा रहे हैं, हमें रूहें बचानी है। तो हमारा हायर पर्पस है। आमीन। फिर आगे मैंने लिखा द सिविलियंस
live in comfort and luxury, but the militants live in harsh and raw environments. मतलब जो सिविलियंस है वो ज्यादातर कंफर्ट या लग्जरी वो जीते हैं और काम करते हैं कि हमें कंफर्ट और लग्जरी मिले, मगर आपको क्या पता कि अस्करी की अगर आप वो देखो, रहायशें देखो, तो वहाँ पे क्या लग्जरी है, आप भूल जाओगे अपनी आम जो है सोसाइटीज़। असल लग्जरी जो है वो मिलिट्री लोग के मिलिटेंट्स के मिलिट्री के पास होती है। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो बजट है हर कंट्री का वो ज़्यादा डिफेंस में लगता है। 70% जो बजट आता है हर साल वो डिफेंस में लगता है। डिफेंस मतलब आर्मी के ऊपर लगता है, सिक्योरिटी के ऊपर लगता है। क्यों? क्योंकि नीड है डिफेंस की। तो मिलिट्री के पास जो है असल में, मिलिट्री के पास असल जो है वो लग्जरी और कंफर्ट होता है, मगर उसका ये मतलब नहीं कि वो जीते ही कंफर्ट के लिए उनको दिया जाता है तोहफे में। मतलब ये उनको मिलता है, उनका प्रिविलेज है, ये उनको दिया जाता है, मगर उनकी ट्रेनिंग हार्श होती है, ऐसी नहीं मिलता। उनको मारा जाता है, उनकी ट्रेनिंग मुश्किल होती है, तब जाके जब आप एक ओहदे पे पहुंचते हो तब जाके आपको लग्जरी मिलती है। तो मतलब है कि खुदावन ने जो बोला कि पहले ढूंढो उसकी बादशाही, फिर सब चीज़ें तुम्हें दी जाएंगी। मतलब है कि तुम्हें हिकमत दी जाएगी। जब तुम बादशाही और बादशाह को ढूंढोगे, तुम्हें हिकमत और समझदारी और स्ट्रेटजीज दी जाएंगी कि तुम बाकी सारी चीज़ें कैसे हासिल कर सकते हो। तो मतलब है मुफ्ता नहीं है। तो ये पॉइंट है, ये हमें सिखा रहा है कि मुफ्त में नहीं मिलता, कि आम शहरी जो है हर चीज़ मुफ्ते में ढूंढता है, मगर मिलिट्री के लोगों को मिलिट्री का माइंड है कि मुफ्ता नहीं है। Amen? Okay. So here the civilians struggle to get comfort and luxury। ये मैंने बता, जो सिविलियंस हैं वो स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करेंगे कि हमें आसान जिंदगी मिले, हमें हमारे बच्चों को अच्छा स्कूल, हमारे बच्चे को अच्छी तालीम मिले और हमारे बच्चे जो है वो अच्छी नौकरी करें। मतलब है वो कंफर्ट और लग्जरी ढूंढेंगे। मगर जो मिलिट्री के लोग होते हैं, जो फौजी होते हैं, वो मेहनत करते हैं कि उनको हायर ओहदा मिले, रैंक हायर मिले। तो इसीलिए जो बादशाही के फर्जंद हैं वो बरकतों के पीछे नहीं जाते, वो रैंक्स के पीछे जाते हैं। रैंक बताता है कि आप बाप के कितने करीब हो गए, आपका रैंक बताता है कि आप जीसस के साथ बैठ सकते हो कि नहीं बैठ सकते। मसे से नहीं, रैंक। आमीन। ताकि दरियाफ्त करोगे रैंक का मतलब क्या है। तो ये डैडी वैसे बताएंगे रैंक डाउन में, मेहनत नहीं करो तुम लोग। अच्छा, तो रैंक। तो उसके बाद है मिलिटेंट्स हैव अ सेट गोल एंड ओथ। ये मैंने शुरू में बताया था कि जो मिलिट्री के लोग होते हैं, जो फौजी होते हैं, उनका अहद होता है कि उन्होंने बचाना है मुल्क को। वो अहद वाले लोग होते हैं कि उन्होंने अहद बांधा होता है कि वो अपनी जान गंवा देंगे मगर मुल्क को तबाह नहीं होने देंगे। they have a covenant to protect the nation even if they lose their life। मगर जो सिविलियंस हैं उनकी ऐसी कोई ड्यूटी नहीं होती, वो ओथ फ्री होते हैं, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है या उनका कोई अहद नहीं है कि उन्होंने मुल्क को बचाना है। दे हैव नो कवेनेंट। तो जितने भी अहद से बाहर लोग घूम रहे हैं, आप जानोगे कि जो आसान जिंदगी गुजार रहे हैं वो सारे कौन है? मजहबी। तो जो मजहबी हैं वो खुदावन के अहद को नहीं समझते और वो अपनी मर्जी करते हैं, मगर जो अहद को समझते हैं जो लोग, वो खुदावन की मर्जी पूरी करते हैं। आमीन। सो नेक्स्ट वी हैव, अब हम देखते हैं, समझ आ रही है? तो ये जो मैंने बताया ये पूरा क्या है, ये एक बादशाही का बंदा और एक मजहबी चर्च का बंदा, उसमें क्या फर्क है? आमीन। तो मतलब है मैं एक सेंटेंस में आपको बताऊंगा कि मिलिट्री वाला कौन है और सिविलियन कौन है, आम शहरी कौन है और मिलिटेंट कौन है। तो जो लिख रहे हैं वो लिखे, द मिलिटेंट represents a strong-minded, a determined, focused and deterministic। एक मिलिट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फोकस्ड और डिटर्मिनिस्टिक एंड ट्रेंड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, who is ready to fight and win any battle or enemy that comes his way of fulfilling his duty to the oath that he has taken।
जो मिलिट्री का बंदा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस बंदे को, उस शख्स को जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, सख्त जहन है और फोकस्ड है। उसका जो ध्यान है वो एक ही जगह लगा हुआ है और वो डिटर्मिनिस्टिक है। वो जो डिसीजन है वो जल्दी लेता है और जब ले लेता है उसको पूरा करता है। और वो ट्रेंड हुआ है, उसकी सख्त ट्रेनिंग हुई है, वो मुश्किलात से गुजरा है और वो रेडी है और मुश्किलात सहने के लिए और हर उस चीज के ऊपर गालिब आने के लिए जो उसके रास्ते में आएगी, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके, अपनी जबान की, जो उसने जबान दी है, जो उसने ओथ लिया है, उसको पूरा कर सके। तो जो कुछ तो बादशाही के लोग जो कुछ मुंह से निकालते हैं वो हर वो चीज करेंगे, जो उस हर वो चीज करेंगे उसको पूरा करने के लिए। तो ये मिलिट्री का बंदा है कि जो अपने मकसद से हटता नहीं है। मगर जो सिविलियन है, इज अ पर्सन हु हैज नो सेट गोल, मतलब एक आम शहरी है, उसका कोई गोल नहीं होता, उसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होगा ज्यादातर। और उसकी या मकसद होगा भी तो मैंने बताया कोई ईट स्लीप आ गया, आपको पता है। Anyways, the civilian is a person who has no set goal or oath in his life and is free to move here and there. वो इधर उधर मूव कर सकता है। वीक माइंड का होगा, कच्चा जहन होगा, easy to turn when things go harsh, और वो आसानी से मुड़ जाएगा जब चीजें सख्त होंगी। और उसका कोई वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता, कभी कुछ कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। हाँ, इससे मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ रही है। साधु सुंदर सलराज को कौन कौन जानता है? ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। लेकिन साधु सुंदर सलराज, आपको पता है उनकी कॉलिंग है कि उन्होंने शादी नहीं की और वो एक वो पहनते हैं, एक चोगा पहनते हैं जो कि ट्यूमरिक कलर का है, ऑरेंज कलर का, जो ये मतलब एक ट्यूमरिक कलर होता है, उस सैफरॉन कलर का वो चोगा पहनते हैं। ये उस कल्चर में उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, साधुओं को। ये असल में साधु सुंदर सिंह ऐसा कपड़ा पहना करते थे, तो वो उन्हीं की जो कॉलिंग है उसको फॉलो करते हैं। तो साधु जो है अपनी अर्ली मिनिस्ट्री में जब खुदावन ने इस पर जाहिर किया कि यू आर नॉट कॉल्ड फॉर मैरिज, तो तेरी ये कॉल होगी, तूने ये करना है, तो साधु ने अपने लिए एक ड्रेस बनाया सैफरॉन कलर का और उसने बोला कि यही मैं हमेशा पहनूंगा। अब अभी उसकी कॉल थी। अब ये एक जगह जाता है खोल्टर में, एक जगह जाता है मिनिस्टर करने के लिए, तो वहां पे एक और शख्स था, वो भी पास्टर था, वो भी मतलब मैन ऑफ गॉड था। उसने वो जब साधु के पास आया, उसका काफी लंबा कद था, साधु मतलब थोड़ा छोटे कद के, तो साधु के पास आया। साधु साधु जो है अपने दोस्त के पास गया था और उसके दोस्त का जानने वाला था वो जो खादिम था। तो साधु अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो वो खादिम भी आया और उसने साधु को बोला कि व्हाई डू यू वेयर दिस ड्रेस, तू ये क्यों पहनता है, तो ऐसा ड्रेस क्यों पहनता है? बोलता है कि मैं, उसने बताया, साधु ने एक्सप्लेन किया कि मेरी ऐसी ऐसी कॉलिंग है, इसलिए मैं ऐसा ड्रेस करता हूँ, क्योंकि कल्चर में यही चलता है। जो लोग शादी नहीं करते या जो साधु कहलाते हैं उनके लिए वो ऐसा ड्रेस पहनते हैं। तो साधु ने उसको एक्सप्लेन किया। वो बंदे ने साधु का थोड़ा सा मजाक उड़ाया। उसने बोला हाँ, तो अभी तो तू चल रहा है, मगर देखना कल को तू शादी कर लेगा। उसने साधु का मतलब एक तरह से टॉन्ट मारा कि अभी तो तू चल रहा है, मगर देखना जब जिस्मानी ख्वाहिशात स्ट्रांग होंगी तू शादी कर लेगा। तो साधु की अर्ली वॉक थी। साधु बड़ा मायूस हुआ कि मुझे इनकरेज करने के बजाय ये मुझे टॉन्ट मार रहा है। तो उसका जो दोस्त था उसने बोला इसकी बातों को ध्यान नहीं दे कि खुदावन जो है, अगर खुदावन ने तुझे बुलाया है इस काम के लिए तो खुदावन ही तुझे फजल देगा इसमें रहने के लिए। तो उसने उसको इनकरेज किया। तो क्या वो जो शख्स था, कुछ दिनों बाद वो शख्स दोबारा साधु से मिला और उसने भी वही कपड़े पहने हुए थे जो साधु ने पहने थे। तो बंदा जो था वो आया और वही सैफरॉन कलर का वो चोगा पहन के आया और बोलता द लॉर्ड हैज कॉल्ड मी, सो मतलब जो तेरी खिदमत है वो वैसी खिदमत खुदावन ने मुझे भी दी है। साधु ने बोला ओ ग्रेट ब्रदर, थैंक, अब मतलब अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हुआ। तो यार वो साधु से मिला। उसके बाद खैर काफी दिनों सालों बाद वो साधु से फिर नहीं मिला। तो कुछ सालों बाद साधु एक और जगह जब गया खिदमत के लिए इंडिया में ही, तो वहां पे वो शख्स दोबारा आया और उसके साथ उसकी बीवी थी। तो साधु ने बोला कि ब्रदर, आपने तो मुझे बोला था कि आप वो खुदावन ने शादी के लिए नहीं बुलाया, तो व्हाई डिड यू मैरी? तो उसने बोला
बोलता है वही मैंने बताया, बोलता है कि द लॉर्ड चेंज माय माइंड। मैंने जो है वो शादी कर ली, मतलब नीट थी, पता नहीं ऐसी, उसने कुछ ऐसा जवाब दिया। तो खैर कुछ अरसे बाद वो शख्स दोबारा साधु से मिला। उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई थी और वो अकेला आ रहा था एक दूसरी लड़की के साथ। साधु ने बोला, साधु ने उसको जज नहीं किया, साधु ने बोला, साधु ने उस पर उसके लिए इंटरसीड किया। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि साधु ने अपनी अपनी टेस्टिमनी ये बताई। उसने बोला कि वो बंदा जो है, बोलता है मेरी मेरी मिनिस्ट्री को 40 साल गुजर गए, मैंने अपने कपड़े चेंज नहीं किए, और उस बंदे ने जब भी मैं उससे मिला उसके कपड़े चेंज। नॉट डिटर्मिनिस्टिक। तो मतलब है कि जो मिलिट्री के लोग होते हैं एक दिमाग होते हैं, जो करना है वो करना है, बीच में हटेंगे नहीं। तो जो सिविलियंस हैं उनका कोई सेट गोल नहीं होता, ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो। जो मिलिट्री का बंदा है वो बना ही हुकूमत के लिए और जंग करने के लिए। जो आम शहरी है वो इंजीनियर भी बन सकता है या डॉक्टर भी बन सकता है या कुछ भी, उसके लिए फ्री चॉइस है, वो कुछ भी कर सकता है। मगर जो हुकूमत का बंदा है उसके लिए एक ही गोल है। तो लाइकवाइज जो हमारा गोल है, जो हम हुकूमत के लोग हैं, हमारे लिए एक ही गोल है, बाप की मर्जी पूरी करना, और कोई गोल नहीं है। आमीन। तो ये वो मीनिंग था जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, सिविलियन और मिलिटेंट में फर्क का। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। एग्जांपल्स हैं जैसे हमारे पास बिब्लिकल एग्जांपल है इब्राहिम की। इब्राहिम जो था उसकी आम जिंदगी मतलब है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो मिलिट्री है, मिलिटेंट का मतलब है जो मिलिटेंट के बंदे की मैं बात कर रहा हूं और एक जो आम शहरी की बात कर रहा हूं, उसका फर्क ये है कि जो मिलिटेंट है वो सख्तियां बर्दाश्त करने के लायक होता है, वो सख्तियां बर्दाश्त कर सकता है, मगर जो आम शहरी है वो नहीं करेगा। तो आप समझ जाओ कि मैं किन की बात कर रहा हूं। एक बादशाही के लोग हैं जो सख्तियां बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर जो मजहबी होगा या खेतों में सांप होगा वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मतलब है कि इब्राहिम जो है उसको अपने बाप के घर से निकाल दिया गया। खुदावन ने बोला, इब्राहिम जो है वेल सेटल्ड है, उसके बाप का बिजनेस है लाइफ स्टॉक का, और उसका अपना घर है, उसकी बड़ी जमीन है। खुदावन ने बोला निकल जा, अपने बीवी बच्चों को ले और अपने नौकर को ले और निकल जा, और जहां मैं बोलूंगा वहां चला जा। आपकी अच्छी मतलब बिजनेस हो और आपका आप रियल स्टेट अपना इतना बड़ा हो और खुदावन बोले सब बेच के गरीबों में बांट दे और आ जा। ऐसा हुआ है ब्रूस एलन के साथ। तो ये इब्राहिम के साथ हुआ। खुदावन ने उसको जीरो से शुरू किया। खुदावन ने बोला निकल आ। क्यों? क्योंकि वो जिस जगह वो रहता था वो बुत परस्त लोग थे, वो कौम बुत परस्त थी। खुदावन ने बोला निकल आ। खुदावन ने उसके साथ अहद बांधना था, तो खुदावन ने उसको निकाला। मजाक नहीं है कि आप अपना बिजनेस छोड़ के और अपना बड़ा बसा हुआ जो आपका लाइफ स्टाइल है उसको छोड़ के आप एक ऐसी जगह पे जाओ जिसका आपको पता ही नहीं है। तो इब्राहिम ने किया, इब्राहिम ने ट्रस्ट किया खुदावन को और वो गया। क्यों? क्योंकि वो खुदावन के साथ चलता आ रहा था बचपन से, मतलब जवानी से। इब्राहिम खुदावन को जाना है। तारा जो उसका बाप था वो बुत परस्त था, मगर इब्राहिम ने इसराइल के खुदा को जाना और वो खुदावन के साथ चला। तो उसने ट्रस्ट किया खुदावन को और वो चल गया। फिर मूसा, मतलब इजी लाइफस्टाइल नहीं था इब्राहिम का। बेटा ले लिया, रिक्वेस्ट की। आपको पता है कि अगर आप एक शख्स के साथ आप अपनी पूरी जिंदगी गुजारो और खुदावन आप उसको मार दे, खुदावन ने इजीकियल की बीवी को मार दिया। खुदावन ने बोला कि कैसा लगेगा कि जो तेरी आंखों की रोशनी है, तेरे जो आंखों का सितारा है वो छीन लिया जाए, और अगले दिन उसकी बीवी मार दी। खुदावन ने बोला कैसा लगा? ये खुदावन ने बोला ये इसराइल ने मेरे साथ किया। तो आसान नहीं है, सख्ती है। तो मिलिट्री का बंदा सख्तियां बर्दाश्त, सख्त डिसीजंस और सख्तियां बर्दाश्त कर सकता है, वो पैदा ही सख्तियों के लिए होता है। आमीन। फिर मूसा, मूसा जो है वो बादशाह बंदा, बादशाह के मतलब फिरौन का बेटा। एक तरह से मूसा फिरौन का बेटा कहलाता था। तो मूसा जो है वो जब 40 साल का हुआ वो निकल गया बियाबान में उसने खुदावन के साथ चलना सीखा। बियाबान में उसने खुदावन को जाना। जब तक वो लग्जरी में था, कंफर्ट में था, वो खुदावन को नहीं जानता था। बट व्हेन उसने कंफर्ट और लग्जरी छोड़ा, सख्तियां बर्दाश्त की, तो वो उसने खुदावन को जाना। और आज देखो मूसा की नस्ल से ही जीसस आया है। जीसस जो है वो मूसा का बेटा है, क्योंकि जीसस के ऊपर मूसा का मेंटल था।
वो दाऊद का बेटा है, मगर मूसा की उसकी स्पिरिचुअल लिनिएज थी। ये लिनिएज भी एक टॉपिक है बादशाही का, ये भी किस दिन सिखाएंगे, लिनिएज बाय इनहेरिटेंस। तो जीसस जो था वो स्पिरिट में मूसा की लिनिएज से आया था। फिर दाऊद, दाऊद इजी लाइफस्टाइल नहीं, मतलब हर दिन जब वो साउल से भाग रहा था तो कभी गारों में गुजार रहा है, मतलब इजी एक वो बच्चा, एक वो लड़का जो अपने बाप के घर में रहता है और वो चरवाहा है और उसकी अच्छी जिंदगी गुजर रही है, मगर जैसी उसके ऊपर फजल किया गया है, उसको मसा किया गया है, उसकी मुश्किलात शुरू हो गई हैं। उसको मसा किया गया कि ये बादशाह बनेगा, तो उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो मैं बताना चाहूँ, मिलिटेंट वो बंदा है जो मुश्किलात सहने के लिए तैयार होता है, मुश्किलात सहता है, जो मुश्किल डिसीजंस ले सकता है। फिर प्रॉफिट जितने भी नबी थे, आप ओल्ड टेस्टामेंट के, किसी की भी जिंदगी आसान नहीं थी। मैं बताना चाह रहा हूँ, इट इज नॉट इजी। मैं किसी के साथ चल रहा था, खड़ा हुआ था, किसी से बात कर रहा था, मैंने उसको बोला कि ब्रदर इट इज नॉट इजी। मैं जानबूझ के उसको एक जगह लेके गया पैदल। वो बोल रहा था नहीं हम रिक्शे पे चलते हैं, अगर मैं बोला नहीं पैदल चलेंगे। और जाके मैंने उसको बोला कि मैंने इसलिए किया कि मैं तुम्हें सिखा सकूं, इट इज़ नॉट ईजी एवरी डे, मतलब हर दिन आसान नहीं होता बादशाही में। आमीन। मुश्किल है, मुश्किल का मतलब है कि मुश्किलात आएंगी, उनसे भागना नहीं है, चलते रहना है। फिर फाइनली यशुआ, खुदावन की जिंदगी आसान नहीं थी। खुदावन जो है वो 30 साल अपने माँ बाप के साथ काम करा, और खुदावन जो है वो मुश्किल काम करता था। खुदावन कारपेंटर था, बिजनेस था, खुदावन कारपेंटर था और मुश्किल काम है कारपेंटर, उस दौर में बड़ा अच्छा चलता था। तो खुदावन जो है जब निकला तो किसी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, रद्द कर दिया। देखो कितनी कितनी, मतलब आपको क्या पता एक, मतलब इन लड़कियों को कि क्या इमोशंस होंगे। खुदावन जो है वो आया है जिस्म में, वो शख्स, वो बंदा, वो स्पिरिट जिसने सब रूहों को बनाया है और उसको आगे रद्द कर दिया। उन स्पिरिट्स ने, उन रूहों ने जिनको उसने बनाया है और जिनके लिए उसने जान देनी है, उन्होंने रद्द कर दिया। औरतें भी क्या बुरा मनाती होगी, अगर खुदावन बुरा मनाए तो कोई भी ना बचे। इसीलिए लड़कियों नाराजगियां निकाल दो। फिर वन एंड ओनली फेवरेट पर्सन डैर एसपी के, उस्ताद की जिंदगी आसान नहीं है। उस्ताद का सबको पता है, उस्ताद ने घर छोड़ दिया था और उस्ताद का अपना घर है मगर वो रेंट पे रह रहा है। क्यों? बाप की मर्जी पूरी करने के लिए। तो मैं बताता हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है खून से बगावत करना। जीस खुदावन को सब ने रद्द कर दिया। खुदावन की अपनी फैमिली उसको नहीं जानी, उसको एक्सेप्ट नहीं की, मरने के बाद एक्सेप्ट किया, मगर जीते जी खुदावन को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो बाहर के लोग थे जो उसके रसूल बने, उसके घर के कोई शख्स जो था उसके साथ एसोसिएट नहीं हुआ, मरने के बाद हुआ मगर उसकी जीते जी नहीं हुआ। तो बहुत मुश्किल है कि आप अपने अपने घर के लोगों को दुश्मन मानो। इट इज़ नॉट ईजी टू रेबेल अगेंस्ट द ब्लड। खून के खिलाफ बगावत करना बहुत मुश्किल है, और यही बादशाही के लोग बुलाए गए हैं इसके लिए कि अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ या तुम्हारे बच्चे खुदावन के साथ चलने के लिए राजी नहीं है तो उन्हें छोड़ दो, भले मरे। तुम देखो, हर एक शख्स स्पिरिट है, उसकी अपनी डेस्टिनी है, उसकी अपनी कॉलिंग है। जो आपकी कॉलिंग है उसको पूरा करो, भले कोई आए ना आए। यू एंड द लॉर्ड अलोन। आमेन। सो फाइनली हम इसको एंड करते हैं ऐसे। ये देखो जो माइंड्स है, जो जहन है, माइंड्स आर शेप्ड बाय द एनवायरमेंट्स एंड रूटीन्स। जो जहन होते हैं, माइंड्स होते हैं, वो एनवायरमेंट, माहौल और रूटीन्स, नज्म जब्त के साथ मेंड होते हैं, बनते हैं। जो आपकी रूटीन होगी और जिस माहौल में आप रहोगे वैसा ही आपका माइंड होगा। जिन लोगों में आप रहोगे उन्हीं की जबान बोलोगे, जिन लोगों में आप रहोगे उन्हीं जैसा आपका नजरिया होगा, जिन लोगों में आप रहोगे उन्हीं की जैसी आपकी तालीम और तरबियत होगी। तो इसीलिए 3.5 नंबर बदनाम है। अच्छा, फिर तो इसीलिए बादशाही आई है बचाने के लिए, नज्म जब्त, रूटीन, माइंड सेट चेंज करने के लिए। आमीन।
मैंने लिखा है कि इफ यू वांट टू स्विम इन द डीप, अगर आप गहरे में तैरना चाहते हो, कम टू द शार्क्स, स्टे अवे फ्रॉम द डक्स, बतखों को छोड़ो, शार्क्स के साथ घूमना शुरू करो। इफ यू वांट टू लर्न टू फ्लाई, स्टे अवे फ्रॉम द चिकन्स, जॉइन द हॉक्स एंड ईगल्स। तो ओकाबो और चीलों को ज्वाइन करो, मुर्गियों को छोड़ दो। इफ यू वांट टू रन, जॉइन द चीताज, लीव द स्लॉथ्स। जो सुस्त लोग हैं, स्लॉथ, हर वक्त सोता रहेगा, हर चीज में डिले, हर चीज डिले करेगा। अगर आप तेज बनना चाहते हो तो चीता कंपनी ज्वाइन करो। चीता एक कोरियर कंपनी भी है, तो चीता को ज्वाइन करो। चीता का मतलब है तेज लोग। तेज लोग, सुस्त लोग जो है बादशाही में नहीं चल सकते। तो फिर एंड में मैंने लिखा है, इफ यू वांट टू रूल, जॉइन द लायंस, लीव द रेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट। देखो, अगर आपको हुकूमत करनी है तो शेरों को ज्वाइन करो, बाकी जो जानवर उनको भूल जाओ। आमीन। तो मैं आपको ये माइंड दे रहा हूं कि द माइंड एंड द कॉल ऑफ द सन्स ऑफ गॉड इज टू ब्रिंग बैक द एडमिक रूल। जो कॉल है खुदावन के बेटों की, और जो सन्स ऑफ गॉड एक जनरल टर्म है, उसमें स्पिरिट्स आती हैं, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही। सन्स ऑफ गॉड, स्पिरिट्स, वो स्पिरिट्स जो इस लायक ठहराए गए हैं कि वो खुदावन के बेटे। खुदावन के बेटे जो है, सन्स ऑफ गॉड, एक रैंक है, अथॉरिटी की पोजीशन है। तो वो लोग जो सन की इमेज पे वापस आए हैं, मतलब जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं बेटे की इमेज में, वो सन्स ऑफ गॉड कहलाए जाएंगे। तो वो सन्स ऑफ गॉड, तो सन्स ऑफ गॉड की जो कॉलिंग है और जो बुलाहट है, और उनका ये माइंड होना चाहिए कि उन्होंने, उनके बाप आदम ने जो हुकूमत खोई थी उसको वापस लाए। ब्रिंगिंग एवरीथिंग इन ओबीडियंस टू क्राइस्ट, हर चीज को जब्त में लाए, हर चीज को आप सब्जेक्शन में लाओ खुदावंद के, जो चीज। और यही राफा की कॉल है, डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब है हर वो चीज जो नहीं झुकेगी वो भी डोमिनियन के आगे झुक जाएगी। तो इसलिए मजहब, भले मजहब हो, भले रिजेक्शन हो, भले प्रोसिक्यूशन हो, हर वो चीज जो हुकूमत, देखो हर वो चीज जो हुकूमत, जब हुकूमत आती है, जो इलाका खाली नहीं हो रहा होता ना, एक रेंजर्स की गाड़ी आती है, वो पूरा इलाका खाली हो जाता है। तो जब कोई शख्स, तो लाइकवाइज किसी में बदरुएं हो, कहीं चिल्ला कटा हो, कहीं भी जो आलमों में बैठे हैं वो हुकूमत कर रहे हो, हुकूमत जब आती है, डोमिनियन जब आएगा, तो वो सब नीचे गिरा दिए जाएंगे। आमीन। तो इसीलिए राफा को भेजा गया है कि सन्स ऑफ गॉड को ट्रेन किया जाए कि वो एडमिक पावर्स और एडमिक रूल को वापस लेके आए, जो कि जीसस का असल पर्पस था जमीन पे आने का। इसीलिए राफा का इसलिए राफा का जो एक छोटा सा बच्चा भी है, अगर वो जाए, क्योंकि राफा, इसीलिए राफा का जो साइन है वो शेर और उकाब है। शेर का मतलब डरने वाले नहीं, जो सामने आएगा उसको फाड़ देंगे, भले मुश्किलात हो, भले आजमाइशी हो, कुछ भी हो, XYZ, सबको फाड़ देंगे। और ईगल का मतलब ऊंचे पे जाएंगे, हायर से हायर अथॉरिटीज में जाएंगे। आमीन। तो ये मत समझना कि हुकूमत को, अगर देखो, अगर आप हुकूमत को रद्द कर दो ना, हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ता, आपका बिगड़ेगा। जो हिस्ट्री है, तारीख इसकी गवाह है, जितनों ने खुदावन को छोड़ा है या उसके बंदों को छोड़ा है वो तबाह है, और उनका नाम भी नहीं है, मगर खुदावन और उसके खुदावन का नाम इसीलिए बुजुर्ग है। क्यों? क्योंकि वो एंशिएंट ऑफ डेज है, अजल से जानने वाला, अजल से जाना हुआ। हर जान, भले गैर कौमों की हो, भले, आपको पता है जो गैर कौमें भी थी जो इसराइल के दौर में, वो भी यावे को जानती थी कि कोई है, वो यावे को जानती थी, इसराइल के खुदा को जानती थी। तो वो एंशिएंट ऑफ डेज है कि हर नाम, हर जान उसे जानती है। तो रिजेक्शन जो है, रद्द कर दिया जाना, देखो खुदा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब आपको रद्द कर जाएं। हाँ, ये फर्क पड़ता है कि खुदावंत का फजल आपको रद्द कर दे, ये आपके लिए तबाही है। मगर जब तक आपके ऊपर फजल है और आप रहम में चल रहे हो, माफी मांगते हुए चल रहे हो, तब तक भले आपको पूरी दुनिया रद्द कर दे, फिर भी आप बाप की कामिल मर्जी पूरी कर सकते हो अकेले भी। आमीन। तो रद्द किया जाना हमें रोकता नहीं है, बल्कि बढ़ाता है। कट द वीडियो।